हेलो, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट जिसमें आपको समझाऊँगा मौसम एवं जलवायु। इससे पहले का वायुमंडल मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको समझा दिया था, ठीक है? मौसम एवं जलवायु, तो मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है? तो जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे सुबह से लेके रात तक के में, तो उसमें क्या होता है सुबह के टाइम पे जो मौसम होता है वो कैसा होता है थोड़ा ठंडक रहती है। उसके बाद में जैसे-जैसे दिन बढ़ता होता जाता है, चाहे भले ही वो सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का, तो दिन के समय जब सूरज पूरी तरीके से उसकी रोशनी आने लगती है, तो मौसम में क्या होती है थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ जाती है। फिर शाम होते-होते थोड़ी बहुत फिर से ठंडक आने लगती है और रात में फिर मौसम में ठंडक हो जाती है। तो इस प्रकार से एक ही दिन में आपको कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? मौसम, ठीक है? लेकिन जलवायु किसे कहा जाता है? जलवायु उसे कहा जाता है कि जैसे एक स्थल का जो है मौसम साल भर में ज़्यादातर कैसा रहता हो, गर्म रहता हो। ठंड भी वहाँ होती हो लेकिन ठंड बहुत कम होती हो, गर्म ज़्यादा होती हो गर्मी ज़्यादा रहती हो। तो इस प्रकार से उसे का जो है अध्ययन उस जगह का मौसम का अध्ययन कई समय तक किया जाएगा। तो जैसे मालूम पड़ता है कि अधिकतर समय वहाँ पर गर्मी ही रहती है, तो वहाँ की जलवायु क्या बोल दी जाएगी कि वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है। ठीक है? देखिए यहाँ पर दिया है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है कि एक लंबे समय तक जब देखा जाए किसी जगह को, तो वहाँ पर जो है अगर गर्मी ज़्यादा मौसम रह रही है वहाँ पर तो उसे गर्म जलवायु, ठंडा रह रहा है तो उसे ठंडी जलवायु बोलेंगे वहाँ पर, ठीक है? अब इन जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन-सा होता है? एक होता है तापमान। तो तापमान कैसे? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। तो जिस तापमान को आप महसूस करते हो वो किसका होता है? वायुमंडल का। पृथ्वी के तापमान को मतलब पृथ्वी की सतह के तापमान को आप महसूस नहीं करते हैं। अगर पृथ्वी की सतह के तापमान को महसूस करना चाहो, तो जो गर्मियों का टाइम है तो फिर आप पृथ्वी की सतह बाहर निकलोगे, तो सतह पर अगर आप हाथ से टच करोगे तो वो तो क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और सर्दियों में जो पृथ्वी की सतह होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी। लेकिन आपकी बॉडी को जो ज़्यादा तापमान का महसूस कराती है वो क्या कराता है? वायुमंडल। तो जो वायुमंडल में जो तापमान होता है वही आपका पृथ्वी का तापमान कहलाता है, ठीक है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में जो मौजूद ताप मतलब गर्मी है या शीतलता, उसी को क्या कहते हैं? तापमान। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि वायुमंडल का तापमान दिन में गर्म और रात में ठंडा, ठीक है? यही ना रहे। ये क्या होता है कि जिस प्रकार की ऋतु होगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु होगी, तो दिन का तापमान तो गर्म रहेगा ही, रात का तापमान भी गर्म हो जाता है, ठीक है? शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है? नेक्स्ट दिया है आपतन। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है, ठीक है? सूर्य से क्या होता है एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी को क्या होता है पृथ्वी सूर्य से जो एनर्जी आती है तो वो पृथ्वी की सतह से टकराती है और ऊष्मा और वही ऊष्मा पृथ्वी की सतह से टकरा के वापस अंतरिक्ष में जाना चाहती है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका ये फॉर्मूला है। ये गैस क्या करती है इस ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती है और इस ऊष्मा के कुछ भाग को रोकती है, पूरे भाग को नहीं। बाकी का भाग क्या होता है चला जाता है वापस अंतरिक्ष में। तो कुछ भाग को रोक लिया है तो जिससे क्या होता है पृथ्वी की सतह पर गर्माहट बन जाती है, ठीक? उत्पन्न हो जाती है, ठीक? आपतन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी का देखोगे तो पृथ्वी पर जो है एक क्या होती है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर जो होता है सूर्य की ऊष्मा की मात्रा अधिक आती है और ध्रुवों पर कैसी रहती है कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की जो आने वाली किरणें होती हैं वो सीधी-सीधी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा की ओर और यहाँ पर क्या होती है तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से क्या होता है यहाँ पर ऊष्मा कम पहुँचती है, ठीक है? इसलिए क्या होता है कि आपतन जो सूर्य-ताप है उसकी मात्रा कहाँ होती है? ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, ठीक? यहाँ पर एक चीज़ दी है
कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की किरणों के 2 अरब भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। तो सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है, उसमें से अगर मान लीजिए इतनी ऊष्मा निकल रही है, तो उसमें से पृथ्वी केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। ठीक है? नेक्स्ट दिया है आपका, क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर बर्फ क्यों ढकी होती है? जब वहाँ पर जो है आपतन यानी ऊष्मा की मात्रा कम है, तो वहाँ पर क्या रहेगा? ध्रुवों पर ठंडक रहेगी, और ठंडक होने से वहाँ पर क्या है? आपकी जगह बर्फ से हमेशा ढकी रहेगी। ठीक? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, तो इतनी गर्मी हो जाएगी यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती, और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। कहाँ पर? आपके शहरों में। सड़कें जो बनती है वो किससे बनती है? एसाफेल्ट से। और रात के समय में यह ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे क्या होता है, फिर भी वो जो नगर है वो रात के समय भी कैसे रहेंगे? गर्म ही बने रहते हैं। ठीक? नेक्स्ट दिया आपका, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। जैसे किसी दूरी को नापते हैं तो किलोमीटर में, मीटर में नापते हैं, इसी प्रकार से जो तापमान को मापते हैं उसे डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो जल जो है इस डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? 0 पर जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या दिया है? वायुदाब। वायुदाब क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों साइड में क्या है? वायु है। अब वायु में क्या होता है? थोड़ा बहुत क्या होता है? वजन होता ही है। अब जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे एक पेंसिल है, अगर मेरे हाथ पे रखी हुई है तो इसका कुछ ना कुछ वेट रहेगा ही, और वेट रहेगा तो इससे जो है मेरे हाथ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ दाब बनेगा ही, दाब बनाएगी ही। ठीक? तो इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों साइड में क्या है? वायुमंडल। तो जो वायु है, तो वो वायु हमारी पृथ्वी पर क्या करती है? दाब बनाती है। ठीक? इसी को बोला जाता है वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। मतलब क्या है? उच्च दाब, बहुत ज़्यादा दाब क्या है? हमारे शरीर पर लगाती है। लेकिन फिर भी हमें ये महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। जैसे हम यहाँ पर हैं, अगर केवल वायु का दाब हमें एक साइड से लगता है यहाँ से, तो हम क्या होते हैं? इस साइड से इस साइड को क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो मतलब हमें वायु तो महसूस हो ही रही है, वायु दाब। लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ हैं, तो वायु का दाब हमें यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, सभी जगहों से लग रहा है। जिससे क्या है कि हमारा क्या होता है? संतुलन हो जाता है, और हमें वायु दाब का महसूस नहीं होता है। ठीक है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा, वायु का जो भार होता है, वेट होता है, उससे जो दाब लगता है उसी को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाओगे, तो वायु दाब क्या होता जाता है? कम। क्यों? क्योंकि वायु की जो मात्रा अधिक होती है वो कहाँ होती है? पृथ्वी के पास में, सतह के पास में। अब ऊपर जाओगे, आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर तो वायु ही कम है, तो वहाँ पर जो है दाब लगाएगी तो वो कैसा लगेगा? कम लगेगा। ठीक? वायु दाब का क्षैतिज, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक वायु दाब स्थलीय भाग से ज़्यादा कहाँ पर होता है? समुद्री भाग पर। ठीक है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज वितरण कैसे? कि मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, और पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर वायु दाब कम है या यहाँ पर कम या ज़्यादा है, तो ये किस पे निर्भर करता है? आपके तापमान पर। तापमान पे कैसे? मान लीजिए यहाँ का तापमान कैसा है? ज़्यादा है, और ज़्यादा तापमान होगा तो यहाँ की जो वायु होगी वो क्या हो जाएगी? ऊपर उठ के चली जाएगी, ऊपर उठ के दूसरी जगह को चली जाएगी।
अब यहाँ पर वायु की मात्रा कैसी हो गई? कम, तो यहाँ का वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम। तापमान ज़्यादा होने पर वायु दाब कम, और यहाँ का तापमान मान लीजिए कैसा है? कम है। कम है तो यहाँ की जो वायु रहेंगी पास की वो कैसी रहेंगी? यहाँ का तापमान क्या है? कम है, तो यहाँ की जो वायु रहेगी वो ठंडी रहेगी और नीचे ही रहेगी, कहीं जाएगी ही नहीं। और जब कहीं नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर वायु की मात्रा अधिक होती जाएगी और वायु दाब यहाँ पर क्या होगा? अधिक पड़ेगा। ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है इस तरह से। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ पर निम्न दाब होता है, वायु दाब कम होता है, वहाँ पर क्या होता है? बादल होते हैं, ठीक, और मौसम की विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जहाँ पर तापमान कम है वहाँ की वायु कैसी? ठंडी। इसके फलस्वरूप यह भारी हो जाती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, मतलब नीचे ही रहती है वायु और उस जगह पे बहुत ज़्यादा वायु रहेगी और कैसा क्या करेगी? वहाँ पर दाब ज़्यादा हो जाएगा। जब वायु ज़्यादा तो बाहर ज़्यादा और दाब भी ज़्यादा। ठीक है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो जिस जगह पे क्या होगा? वायु दाब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आकाश कैसा होगा? एकदम स्वच्छ, बादल वगैरह वहाँ पर नहीं मिलेंगे। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो वायु क्या करती है कि जैसे जहाँ पर उच्च दाब है वहाँ से वायु चलती है इस तरीके से निम्न दाब की ओर। ठीक। नेक्स्ट दिया आपका पवन। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को पवन कहते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु जो बहती है उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब वह सड़कों पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। तो ये पवन क्या होती है? अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल और धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। ठीक है। अब जो ये पवनें होती हैं ये क्या होती हैं? मुख्य रूप से 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है। किन-किन भागों में? एक होती है स्थायी पवन। स्थायी मतलब कि जो हमेशा स्थायी रहती है और एक ही क्षेत्र की ओर गमन करती रहती है। इनमें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अब जैसे पृथ्वी पर देखोगे तो इसमें दिख रही हैं व्यापारिक पवनें और दूसरी कौन सी? आपकी पूर्वी पवनें। ये पूर्वी पवनें। ठीक है। ये क्या? हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे ये इसकी दिशा किस तरफ को है? कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर। यहाँ पर ये इसकी कैसी? मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर। तो ये इसी दिशा में बहेगी हमेशा। ठीक। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ये पवनें कैसी होती हैं कि जैसे भारत है तो भारत में क्या होता है आपका? मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो भारत है तो मानसूनी पवनें क्या करती हैं? जब जून का मौसम होता है तब तो ये समुद्र से किस ओर को आती हैं? भारत की ओर, भारत के हिमालय की ओर बहती हैं। ठीक है। मानसूनी पवनें हैं ये। और जैसे ही सितंबर का महीना होता है तब ये पवनों की दिशा चेंज हो जाती हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये पवनें जो है वापस समुद्र की ओर बहने लगती हैं। तो ये क्या होती हैं कि एक समय के अनुसार ही इनकी दिशा रहती है। ठीक। स्थानीय पवनें कौन सी होती है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। तो ये पवनें क्या होती हैं? जो है वर्ष है या दिन है बस उसी टाइम पर चलेंगी। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। अब इसमें क्या होता है स्थल एवं समुद्री समीर में कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? स्थलीय भाग और यहाँ पर क्या है? समुद्र है। तो क्या होता है दिन के समय ये भाग कैसे हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म और यहाँ की पवन जो है ऊपर उठ के चली जाती है। तो जो आपके समुद्र होते हैं यहाँ से इस तरीके से पवनें इस तरफ बहती रहती हैं दिन के समय। ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? समुद्री पवनें। लेकिन रात के समय क्या होता है? ये भाग बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये गर्म बना रहता है। यहाँ की पवनें ऊपर चली जाती हैं और रात में क्या होता है? जो स्थलीय भाग से पवनें समुद्र की ओर चलने लगती हैं। तो इनको रात में बोलते हैं स्थलीय पवनें और दिन में बोलते हैं जलीय पवनें। दिन में जल की तरफ से आ रही हैं इसलिए जलीय पवनें और रात में स्थल की ओर से कहाँ जा रही हैं? जल की ओर।
तो स्थल से आ रही हैं इसलिए स्थलीय पवनें कहते हैं। इसी प्रकार से भारत में एक समय में गर्मियों के टाइम में लू चलती है, ठीक है? ये भी कैसी आपकी स्थानीय पवनें हैं, ठीक? नेक्स्ट है आपका आर्द्रता, ठीक है? आर्द्रता से पहले ये कुछ यहाँ पर और पढ़ लेते हैं। जैसे चाँद पे क्या है, वायु नहीं है, तो वायु नहीं है तो वहाँ पर वायुदाब भी नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, वहाँ पर जो भी कोई अ, अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति जाते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो वो इस तरीके की ड्रेस पहन के जाते हैं जिसमें क्या होती है, वायु होती है। जिससे क्या है कि वो चाँद की सतह पर उतरे या अंतरिक्ष में भी रहें, तो उनके शरीर पे क्या वायु का दाब बना रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को हमेशा से क्या है, वायु दाब की आदत है, ठीक? इसी प्रकार से पवन, पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन जिस जगह से आ रही है, उसी प्रकार से उनका नाम रखा जाता है। मान लीजिए पवन पश्चिम से आ रही है तो पछुआ पवन है। जैसे भारत में मानसूनी पवनें आ रही हैं, तो किस तरफ से आ रही हैं आपकी? वो आ रही हैं आपकी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से। दक्षिण भाग ये है भारत का, पश्चिम ये है और बीच में से आ रही हैं। तो इन पवनों को, आती हुई पवनों को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिमी पवनें। और जाती हुई पवनें किस तरफ से जा रही हैं आपकी? उत्तर पूरब से। तो इनको क्या बोला जाएगा? उत्तर पूर्वी पवनें कहा जाता है, ठीक? नेक्स्ट दिया आपका आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता जो है, जैसे पृथ्वी पर तापमान जब ज़्यादा होता है, तब क्या होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित जो जल की मात्रा है, वो क्या ऊपर उठने लगती है जल वाष्प के रूप में। और वो किस में मिल जाती है? आपके वायुमंडल में। वायुमंडल में मिल जाती है, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प के रूप में जल होता है, उसी को आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है? अब यही आर्द्रता अगर वायुमंडल में ज़्यादा होगी, तो उस समय क्या होता है कि आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से कपड़े नहीं सूखते और आपका पसीना आता है आपको, तो वो भी नहीं सूखेगा, ठीक है? अब आर्द्रता जो इस तरीके से जो है वायुमंडल में आर्द्रता मिल चुकी है, जल मिल चुका है, तो ये क्या होता है कि जब ऊपर पहुँचता है, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर पहुँचते ही ठंडा, और ठंडा होकर ये वापस जल वाष्प जल में बदलकर नीचे पृथ्वी पर बारिश के रूप में वापस आने लगता है, ठीक? तो जो बारिश होती है, इसको बोला जाता है बरसण। क्या बोला जाता है? बरसण। और जल के रूप में जब ये नीचे आती है, तो इसे वर्षा कहते हैं, ठीक? और दूसरे कारक भी होते हैं, जैसे कि कहीं पर हिम बरसती है, तो उसको वर्षा नहीं कहेंगे, ठीक है? तो इसमें ये 3 प्रकार की जो वर्षा दी है, एक है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है कि एक ही स्थल पर गर्म वायु ऊपर जा रही होती है और ठंडी वायु वहाँ पर आ रही होती है। तो ये दोनों वायु आपस में टकरा जाती हैं, जिससे क्या होता है, गर्म वायु में जो आपकी जलवाष्प होती है, वो ठंडी होकर बारिश करने लगती है वहीं पर। तो इसी को बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। एक होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि जो आर्द्रता के रूप में जलवाष्प ऊपर जा चुकी है, तो वो क्या है, आपकी जलवाष्प मिलकर जो है बादल बना लेगी। बादल बना के फिर वो क्या होती है, आगे चलती रहती है। लेकिन कहीं पर पर्वत से टकरा जाते हैं वो बादल, तो फिर वो आगे नहीं जा पाते और वो एक ही स्थान पर रुके रह जाते हैं और ठंडे होकर वहीं पर बारिश करने लगते हैं। ये हो गई आपकी पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है कि एक ही स्थान पर क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और वहाँ पर जो है जलवाष्प ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद में वो काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच जाती है जलवाष्प। जलवाष्प ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचने की वजह से, भले ही वो गर्मियों का मौसम हो, तो ऊपर जब पहुँच गई तो वो ऊपर क्या हो जाएगी, ठंडी। क्योंकि ऊपर कैसे रहता है मौसम, ठंडा। और ठंडा होने के बाद में वहाँ से जो है, जो जलवाष्प है, वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी और जल की बूंदों में कन्वर्ट होकर नीचे धरती पर वापस वो बरसने लगेगी। तो इस तरह की वर्षा को क्या बोलते हैं, आपकी संवहनीय वर्षा कहते हैं, ठीक है? तो पृथ्वी पर जो भी जल होता है, वो जो है अधिकतर जल वर्षा के रूप में ही वापस पृथ्वी पर मिलता है, ठीक है?